सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 5 विराम चिन्ह को पढ़ेंगे व समझेंगे। तो आज जो है विद्यार्थियों, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम व प्रश्नवाचक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनके अर्थ भी समझना है। विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि इन वाक्यों में जो शब्द लिखे गए हैं सभी शब्द समान हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। का नंबर लिखा हुआ है, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो, यानी इस वाक्य में बताया जा रहा है कि जो जा रहा है उसे रोक लो, उसे जाने नहीं देना है। खा नंबर है, रोको मत जाने दो, अर्थात जो जा रहा है उसे रोकना नहीं है, उसे जाने दो। और गा नंबर है विद्यार्थियों, रोको मत जाने दो। तो गा नंबर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसमें से इस वाक्य का अर्थ हम का और खा दोनों में से कोई एक अर्थ समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो वाक्य लिखे गए हैं सभी वाक्यों में समान शब्द लिखे हुए हैं, एक ही जैसे शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन विराम चिन्ह लगा देने से इन वाक्यों के अर्थ बदल रहे हैं। तो आप यह समझ गए होंगे कि विराम चिन्ह की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो विराम चिन्ह की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो विद्यार्थियों, भावों और विचारों को भली भांति स्पष्ट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी जो हम अपनी बात कहना चाह रहे हैं, जो कुछ भी बताना चाह रहे हैं, जो भाव बताना चाह रहे हैं, उनको व्यक्त करने के लिए उनका अर्थ स्पष्ट हो, इसलिए विराम चिन्ह हम लगाते हैं। जैसा अभी आपने वाक्यों में देखा, पहले वाक्य में यह कहा जा रहा है कि रोको मत जाने दो, अर्थात उसे रोक लेना है, जाने नहीं देना है। खा नंबर का मतलब है रोको मत जाने दो, अर्थात जो जा रहा है उसे रोको नहीं, उसे जाने दो। और गा नंबर का अर्थ स्पष्ट नहीं है। गा नंबर का अर्थ स्पष्ट नहीं है विद्यार्थियों, इसलिए हम दोनों में से कोई एक अर्थ समझ सकते हैं। दोनों यानी का और खा जो वाक्य दिए गए हैं उन दोनों के अर्थ में से कोई एक अर्थ समझ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। विद्यार्थियों, विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना या ठहरना। तो विराम शब्द का अर्थ क्या है? रुकना या ठहरना। जैसे अभी आपने पढ़ा वाक्यों को किस तरह से रुक करके वाक्यों को पढ़ना है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, विराम चिन्ह की परिभाषा, यानी विराम चिन्ह किसे कहते हैं और कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। भावों और विचारों को भली भांति प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। भावों और विचारों को भली भांति प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अभी आपने देखा कि इन वाक्यों में जो शब्द लिखे गए हैं सभी शब्द समान हैं, लेकिन विराम चिन्ह लगा देने से इनके अर्थ बदल रहे हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। विराम चिन्ह के भेद। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 11 तरीके के विराम चिन्ह बताए गए हैं और विराम चिन्हों के नाम भी ध्यान से देखेंगे और उन चिन्हों को पहचानेंगे कि किस तरह से कौन सा चिन्ह बनाया जाता है। विद्यार्थियों, क्योंकि अभी तुरंत इसके बाद आपको कुछ चिन्ह दिखाए जाएंगे और आप सभी उनको पहचानेंगे कि किस चिन्ह को क्या नाम है।
कि इन चिन्हों का क्या नाम है। तो पहला यहाँ देख रहे हैं पूर्ण विराम चिन्ह किस तरह से लगाते हैं। दूसरा है अर्धविराम, अर्धविराम किस तरह से लगाते हैं। अल्प विराम किस तरह से लगाते हैं। और प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह का किस तरह से बनाते हैं इसको। विस्मय सूचक चिन्ह आप देख रहे हैं यहाँ पर। और अगला है विद्यार्थियों योजक चिन्ह। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में अंतर यह होता है कि योजक चिन्ह छोटा होता है विद्यार्थियों और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। उद्धरण चिन्ह में 66 और 99 होते हैं, 66 और 99। इस तरह से विद्यार्थियों आप यहाँ देखेंगे, इस तरह से 99 यहाँ पर 99 होता है। किसमें? उद्धरण चिन्ह में। विवरण चिन्ह उसके नीचे दिया गया है विद्यार्थियों। इसके बाद है विवरण चिन्ह और कोष्ठक चिन्ह। इसके बाद है संक्षेप सूचक चिन्ह या लाघव चिन्ह। ये इस तरह से बनाते हैं, छोटा सा 0 शून्य जैसे होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों अब आप यहाँ देख रहे हैं, अब इन चिन्हों को पहचानना है कि 1 नंबर में जो चिन्ह दिया गया है कौन सा चिन्ह है, 2 नंबर में दिया गया चिन्ह कौन सा है, 3 नंबर में दिया गया चिन्ह कौन सा है और 4 नंबर में कौन सा चिन्ह है। अभी आपने पढ़ा और सीखा व समझा, तो अब आपको पहचानना है कि यह कौन से चिन्ह हैं। 5 नंबर में कौन सा चिन्ह दिया गया है, 6 नंबर में कौन सा चिन्ह है और 7 नंबर में तथा 8 नंबर में यह कौन से चिन्ह बनाए गए हैं। तो विद्यार्थियों आपको मालूम हो गया होगा कि 1 नंबर में जो चिन्ह है वह पूर्ण विराम है और 2 नंबर में दिया गया चिन्ह प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक चिन्ह है। 3 नंबर में संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह है। संक्षेप सूचक चिन्ह को विद्यार्थियों लाघव चिन्ह भी बोलते हैं। और 4 नंबर में विद्यार्थियों जो चिन्ह है वह कौन सा चिन्ह है, तो यह विस्मय सूचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह है। और 5 नंबर में विद्यार्थियों उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह है। 6 नंबर में जो दिया गया चिन्ह है वह विवरण चिन्ह है और 7 नंबर में अल्प विराम है। 8 नंबर में विद्यार्थियों कोष्ठक चिन्ह है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों आज केवल आप सभी पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम व प्रश्नवाचक चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान से देखें और समझें। आइए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम यानी वाक्य के पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विद्यार्थियों वाक्य के पूरा हो जाने पर पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं यह पूर्ण विराम चिन्ह है और यहाँ भी जो बताया गया है ये भी पूर्ण विराम चिन्ह है। अब जो है विद्यार्थियों आइए कुछ वाक्य पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ लिखा गया है राम विद्यालय जाता है। राम विद्यालय जाता है। तो यह इस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह लगा है, तो विद्यार्थियों इस वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। दूसरा नंबर वाक्य है चिड़िया उड़ती है। तो चिड़िया उड़ती है इस वाक्य के अंत में भी विद्यार्थियों पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। बच्चा रोता है इस वाक्य के अंत में ये सभी जो हैं पूर्ण विराम चिन्ह हैं। विद्यार्थियों अब आप यहाँ देख रहे हैं अल्प विराम। वाक्य पढ़ते वक्त थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम चिन्ह किस तरह से लगाते हैं, तो आप यहाँ देखिए किस तरह से बना हुआ है। तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो वाक्य पढ़ते वक्त थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं। इस विद्यार्थियों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग करके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो इन उदाहरणों को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या है, विशेष नामों को अलग करने, यानी जो नाम दिए गए हैं उन विशेष बात क्या है यहाँ पर
कि जो नाम दिए होते हैं उन नामों को अलग करने के लिए भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तारीख व महीनों के बाद हाँ और नहीं के उत्तर में इन शब्दों के तुरंत बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चिन्ह का? अल्प विराम का। आइए आगे देखते हैं। यहाँ देख रहे हैं 1 नंबर वाक्य है, इसे पढ़ेंगे। बगीचे में आम, बरगद, नींबू, नीम, आंवला और अमरूद के पेड़ लगे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कई पेड़ों के नाम दिए गए हैं और इन पेड़ों के नामों को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है विद्यार्थियों, दूसरा वाक्य है, हाँ मैं उन्हें जानता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ वाक्य में हाँ और नहीं के उत्तर में भी अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और हाँ और नहीं शब्दों के तुरंत बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा वाक्य है, नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर नहीं के बाद जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है यह अल्प विराम है। अगला वाक्य है विद्यार्थियों 4 नंबर है, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जनवरी के बाद जो इस चिन्ह का प्रयोग हुआ है वह अल्प विराम चिन्ह है। विद्यार्थियों अब जो है अर्धविराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। जिस वाक्य में अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। यानी जिस वाक्य में विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना पड़े वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब अर्धविराम किस तरह से लगाते हैं तो आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से अर्धविराम लगा रहे हैं। आप सभी समझ गए होंगे किस तरह से अर्धविराम चिन्ह बनाते हैं। आइए इसके प्रयोगों को जानते हैं उदाहरण के द्वारा। विद्यार्थियों जब हम कोई बात कहते हैं और बात हमारी पूरी नहीं हो पाती यानी दूसरा वाक्य कहना जरूरी पड़ता है तो पहले वाक्य के अंत में जो है अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अब खूब परिश्रम करो, यानी परिश्रम क्यों करने के लिए कह रहा है? परीक्षा निकट है, यानी अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। आप सभी समझ गए होंगे। अगर हम इतना लिख करके छोड़ दें अब खूब परिश्रम करो तो किस बात में परिश्रम करने के लिए कह रहा है? तो बात स्पष्ट नहीं थी। अब यहाँ अब परिश्रम क्या है? परिश्रम तो विद्यार्थी भी करते हैं, अन्य भी परिश्रम करते हैं अलग अलग कामों में। तो इस तरह से बात स्पष्ट नहीं हो रही है। तो पहला वाक्य आप देख रहे हैं अब खूब परिश्रम करो, यहाँ पर अर्धविराम लगाया गया। परीक्षा निकट है, यह बताया जा रहा है विद्यार्थियों से या बच्चों से कि परीक्षा निकट है, अब खूब परिश्रम करो। तो यहाँ पर विद्यार्थियों अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। दूसरा वाक्य है, शिक्षक ने मुझसे कहा तुम पढ़ते नहीं हो। अब शिक्षक ने मुझसे कहा, इस वाक्य को यहीं पर छोड़ दें तो बात स्पष्ट नहीं है। क्या कहा? तो शिक्षक ने मुझसे कहा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? अर्धविराम, तुम पढ़ते नहीं हो। अब बात स्पष्ट हो गई। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि जब कोई बात हम कहते हैं और बात अधूरी रहती है तो जब अगला वाक्य लिखते हैं तो उससे पहले यानी पहले वाक्य के अंत में अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है जैसे मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। आप यहाँ देख रहे हैं मेहनत ही जीवन है, आलस्य ही मृत्यु है। क्या है? मृत्यु है। आगे विद्यार्थियों है अगला वाक्य, जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, दूसरों पर आश्रित हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। फिर से समझेंगे, जब तक हम गरीब हैं, बलहीन हैं, दूसरों पर आश्रित हैं,
तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किस तरह से लगाते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रश्नवाचक चिन्ह इस तरह से बनाया जाता है। विद्यार्थियों आइए देखते हैं उदाहरण। पहला वाक्य है, तुम कहाँ रहते हो? पिताजी कहाँ जा रहे हैं? अच्छा विद्यार्थियों, प्रश्नवाचक वाक्यों में खास बात यह है कि प्रश्नसूचक शब्द भी प्रयोग होते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रश्नसूचक शब्द है कहाँ, कहाँ, क्यों, कब, कैसे, ये सब क्या है? प्रश्नसूचक शब्द हैं। और जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग हो तो वाक्य के अंत में यह निश्चित है। तो विद्यार्थियों आप समझ रहे होंगे कि जब वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द का प्रयोग हो तो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी होता है। तो आइए अब इन उदाहरणों को पढ़ते हैं। तुम कहाँ रहते हो? तो आप देख रहे हैं यहाँ कहाँ प्रश्नसूचक शब्द है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। पिताजी कहाँ जा रहे हैं? वह विद्यालय क्यों नहीं गया? तुम कब खेलोगे? इस तरह से यह वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है, प्रश्नसूचक या प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों आज का लेखन कार्य है, निम्न विराम चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। यहाँ पर विराम चिन्ह दिए गए हैं, इन विराम चिन्हों को पहचानना है और उनके नाम लिखना है। लेकिन आप बुक से देख करके नहीं लिखेंगे, पहले पढ़ लेंगे व समझ लेंगे और इसके पश्चात ही किताब को बंद कर देंगे, फिर लिखेंगे, तभी आप सीख पाएंगे। अगर नकल करके लिख देंगे तो फिर सीखने का कोई मतलब नहीं है। अगला वाक्य है विद्यार्थियों यहाँ पर, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। तो आप देख रहे हैं का नंबर लिखा हुआ है, सूर्योदय हुआ। इसके बाद जो जगह छोड़ी गई है यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है कि कौन सा विराम चिन्ह आएगा। अंधकार दूर हुआ, पक्षी चहचहाने लगे और मैं प्रातः भ्रमण को चल पड़ा। यानी वाक्य के अंत में भी विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और बीच में भी, अगर जहाँ ज़रूरत है वहीं पर प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है खा नंबर, हाँ मैं ईमानदार नहीं हूँ। गा नंबर लिखा गया है, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। इसके बाद है घा नंबर, पहाड़, नदी, झरना, खेत और पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो विद्यार्थियों इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगा करके आप पुनः लिखेंगे। विद्यार्थियों आज का कार्य केवल इतना ही है। धन्यवाद, बाय, फिर मिलेंगे।